साहब जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन द शो। थैंक यू सर। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। क्वेड के बाद क्वेड का गठन किया गया है। कहा जा रहा है कि क्वेड एक ऐसा ग्रुप था जिसके पास टीथ नहीं थे। अमेरिका और जापान को एक ऐसे ग्रुप की जरूरत थी जिसके पास दांत हो और वो जरूरत पड़े तो अपने दुश्मन को चबा सके, इसलिए स्क्वाड का गठन किया गया है। फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका उसके साथ हैं और खबरें आ रही है कि सिंगापुर और वियतनाम के साथ भी बातचीत चल रही है। दो तीन अहम सवाल है सर जो समझना बहुत जरूरी है। क्वेड आ गया है, क्वेड का क्या होगा? राजेश जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो आपने पूछा है। एंड क्वाड वही रहेगा जहां पे है, बिकॉज क्वाड एक अलायंस बना था और आप जानते हैं कि क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। वो बेसिकली एक इकोनॉमिक अलायंस है। आपस में एक देश दूसरे देश के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट्स करेंगे और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और एक चाइना की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। तो एक बेसिकली ये एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। दूसरा, क्वाड के बाद अमेरिका ने एक और अलायंस बनाया जिसका नाम था ऑकस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी था और ये यूएस भी था और उसमें जापान भी था। तो वो बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस था। अभी ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि स्क्वाड क्यों बनाया गया और इसमें क्या चेंज है जो ऑलरेडी अमेरिका हासिल नहीं कर पा रहा है। जो ऑलरेडी अलायंस बनाने के बाद अमेरिका को ऐसा लगा कि एक और अलायंस की जरूरत है। तो बेसिकली डिफरेंस है कि इसमें फिलीपाइंस की एंट्री हुई है। और क्यों हुई है, आप अगर आप 4-5 महीने पहले की अगर हिस्ट्री देखें तो फिलीपाइंस के ऊपर 20 बार अटैक हुआ है। चाइना की शिप्स ने अटैक किया है फिलीपाइंस की शिप्स को, उनके वेसल्स को। एक एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन होती है सीज में जो 200 नॉटिकल माइल्स तक चलती है। अच्छा, उस पे हक होता है उस देश का जो उस देश की मैरीटाइम बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक है। तो वहां पे कोई भी बाहर का देश की जो भी नेवी वगैरह है वो वहां पे एंटर नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। तो इसको चाइना ने वायलेट किया है 20 बार 4 महीने में। और इसीलिए एक सिचुएशन बन रही थी जहां पे अमेरिका को ऐसा लगा कि ऑकस क्योंकि फिलीपाइंस की बाउंड्री है, अगर ऑकस इधर आ जाता है तो बिकॉज फिलीपाइंस तो ऑकस का पार्ट नहीं है, तो फिलीपाइंस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये एक बेसिक मुद्दा है जिसमें यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने यूनाइटेड स्टेट्स में एक मीटिंग रखी जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपाइंस के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया, और फिर प्रेसिडेंट भी इन देशों के हेड ऑफ स्टेट्स भी मिले हैं। तो इसमें ये डिसाइड किया गया कि बहुत जरूरी है। अभी फिलीपाइंस ने एक बजट रखा है $30 बिलियन। 30 बिलियन डॉलर्स में फिलीपाइंस चाहता है कि वो एयरक्राफ्ट खरीदे, शिप्स खरीदे और रडार इक्विपमेंट खरीदे। और आपको पता है कि ब्रह्मोस की डील भी फिलीपाइंस ने इंडिया के साथ क्यों की है, बिकॉज बेसिकली अपने आप को मजबूत करने के लिए चाइनीज थ्रेट जो उनको सी में फेस हो रहा है और जो
ब्रह्मोस मिसाइल ली गई है इंडिया से, वो सारी सी वर्जन वाली मिसाइल जो ठीक है सर। उनके शिप्स में फिट हो सके। और आप जानते हैं कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल आज की डेट में ब्रह्मोस है। तो इसमें जी एक श्रेय हमारी भारत के डीआरडीओ को और ब्रह्मोस एरोस्पेस को भी जाता है, और ये रशियन कोलैबोरेशन से बनी। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज, एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपके चैनल पे बताना चाहता हूँ, ये एक इंडिया को मैसेज जा रहा है कि बिकॉज इंडिया ने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जिसमें इंडिया इसमें इसमें यूनाइटेड स्टेट्स को लगा कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कोई मिलिट्री अलायंस करना चाहता है। अभी जो बिल्कुल। इंडिया ने हमेशा अपने आप को रशिया के साथ अलाइन किया है, रशिया के ऊपर जी सैंक्शन लगने के बाद भी आपने देखा कि इंडिया ने रशियन के साथ जो स्पेयर्स, जो हमारे टैंक T-72, T-90 और हमारे सुखोई एयरक्राफ्ट्स हैं, अब उनके स्पेयर्स भी आ रहे हैं। और ऊपर से आपने देखा AK-203 जो राइफल है, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है रशियन कोलैबोरेशन से, उसका भी है। और तीसरा आपने देखा कि ऑयल जो हमने इंपोर्ट किया रशिया से, वो एक नेक्स्ट लेवल तक चला गया। तो अमेरिका को ये लग रहा है अभी कि इंडिया को अपने खेमे में रखना, स्पेशली इंडो पैसिफिक में, वो जी वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो अभी आप अभी आने वाले वक्त में देखेंगे कि क्वाड एक बैक सीट पे चला जाएगा, एक इररिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन बन ठीक है। जाएगा। ये मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपके चैनल पे, बिकॉज ये मेरा असेसमेंट है कि क्वाड इज सून गोइंग टू बिकम हिस्ट्री, एंड ओके, ये स्क्वाड, बहुत अच्छी बात कही है सर आप। एंड स्क्वाड विल बी इन द फोरफ्रंट। बिकॉज अगर चाइना को अमेरिका रोकना चाहता है तो उसको क्वाड की जरूरत नहीं है, उसको स्क्वाड की जरूरत है। की जरूरत है। अब मैं इसको क्या एशिया का नेटो कह सकता हूं, अगर इसके अंदर क्योंकि साउथ कोरिया भी लगातार मीटिंग में है। खबरें यहां तक आ रही है कि सिंगापुर में F-35 की तैनाती होनी है। वियतनाम के साथ बाइडेन ने यात्रा भी की है, वियतनाम के साथ चर्चा भी चल रही है। तो क्या हमें माने कि एक एशियाई नाटो हम कह सकते हैं इसको आने वाले वक्त में? एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने किया है, बिकॉज एक नाटो की डेफिनेशन क्या है? NATO is a military alliance. It is an जी alliance between like-minded nations with a common enemy. Basically, NATO create किया गया था रशिया को काउंटर करने के लिए। जी और अगर आप एशियन नाटो की बात करते हैं तो ये एक ऑफ कोर्स लूज टर्म होगा अभी इसको डिफाइन करना कि ये एक एशियन नाटो बनेगा, बट उसका जन्म हो चुका है इसके साथ, क्वाड के ठीक साथ। और इसका एक कॉमन एनिमी है चाइना। तो ठीक है सर। अभी अमेरिका ने अपनी बैटल लाइंस क्लियर कर दी है कि अमेरिका जी के दो मेजर एडवर्सरीज हैं, एक है रशिया और एक है चाइना। जो बिल्कुल सर। देश अमेरिका के साथ देखना चाहते हैं चाइना को मिलिट्री काउंटर करने के लिए, और जी जिनका कॉमन एनिमी रशिया भी है, ओके। अगर आप ये चीज को एनालाइज करेंगे तो आपको ये आंसर खुद मिलेगा कि एशियन नाटो और नाटो का कॉमन एनिमी कौन है, और जो देशों का ये कॉमन एनिमी होगा वो देश आपस में मिलेंगे। और जी इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारत का नाम इसमें नहीं है, बिकॉज आज, लेकिन मैं दो हाँ, तो मैं एक अलग लिहाज से चीजों को आपसे समझना चाहता था। पहले एक मेरा अहम पॉइंट जिस पे बात बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि आपने बीच में एक बड़ी अच्छी बात कही कि पिछले 4 महीनों में 20 बार से ज्यादा बार जो है चीन फिलीपींस के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में घुसा है। सर लेकिन इतिहास गवाह है कि वॉर के बाद जापान और चीन की आपस में भिड़ंत नहीं हुई, जहां तक मैं ठीक हूं।
फिलीपींस के साथ तनाव चल रहा है, लेकिन कोई डायरेक्ट जंग नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई जंग नहीं हुई, वियतनाम के साथ हुई थी, चीन हार गया था। सिंगापुर के साथ भी कोई इतना ज्यादा ये नहीं है, लेकिन यहाँ 1962 में जंग हो चुकी है, 1967 में फिर जंग हो चुकी है। हमने 1984-85 के आसपास भी सीमा पर शहादत देखी थी, हमने 2020 में भी शहादत देखी है। जिस वक्त, ये पॉइंट जो बड़ा अहम है सर, कि जिस वक्त अमेरिका को चीन को काउंटर करने के लिए, अमेरिका को चीन को काउंटर करने के लिए जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया की जरूरत है, क्या हिंदुस्तान को यह लग रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी का मुकाबला वो अकेले दम पे कर पाएगा सर? कैसे डिफाइन करेंगे इसको आप? तो बड़ा इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस आपने रखा है सामने। देखिए, इंडिया इंडिया की आज इंडियन फौज की जो आप अगर आप उसको अंडरस्टैंड करें कि उसके इक्विपमेंट का प्रोफाइल क्या है, हमारी इक्विपमेंट 70% रशियन ओरिजिन की है। हमको जितना भी जो सामान है हमको रशिया से मिल रहा है, और यूक्रेन की लड़ाई में इसके ऊपर काफी असर पड़ा। तो अगर हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखना है, बिकॉज हर एक देश अपना नेशनल इंटरेस्ट सामने रखता है। हमको जी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ऐसा कोई वो नहीं है कि हम अपने रिलेशंस अगर हम रशिया के साथ रख सकते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं रख सकते। नहीं रह सकते, बिल्कुल बिकॉज सर। इसीलिए इंडिया अलायंसेस में नहीं जा रहा है। जी आज इंडिया ब्रिक्स का हिस्सा है, वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स है नहीं। नहीं। आज इंडिया एससीओ का हिस्सा है, वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है। वो दो कंट्री कौन सी है जो इन दोनों ग्रुपिंग्स का हिस्सा है? वो है रशिया एंड चाइना। जी चाइना के हम अगेंस्ट हैं, फिर भी हम इस अलायंस में हैं। जी दोनों अलायंसेस में है, इसमें चाइना इन अलायंसेस को कंट्रोल करता है। बिल्कुल सर। अच्छा, तो अगर हम इस बैकड्रॉप से, इस लॉजिक से चलेंगे, तो आप देखेंगे कि आज देश को रशिया की जरूरत है, आज देश को चाइना की जरूरत है। जी और मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं बिकॉज आज आप अपना ट्रेड चाइना के साथ देखिए। बिल्कुल सर। सबसे ज्यादा ट्रेड हम आज की डेट पे चाइना के साथ कर रहे हैं, और हम चाइना को अपना दुश्मन हमसे मानते ज्यादा, सर माफी चाह रहा हूँ, लेकिन हमसे ज्यादा ट्रेड अमेरिका चाइना के साथ कर रहा है सर, वो भी घाटे में, वो भी घाटे हैं। में कर रहा है, देखिए, लेकिन उसको मिलिट्री लाइन की फिर भी जरूरत है सर। ये भी तो देखिए देखना होगा। ये वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स है। बिकॉज चाइना को भी पैसा चाहिए, अमेरिका को भी पैसा चाहिए, इंडिया को भी बिल्कुल पैसा चाहिए, और चाइना को भी पैसा चाहिए। तो ये एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। दोनों बंद नहीं करना चाहते। जी आप समझिए, दुश्मनी के बावजूद इसको बंद नहीं करना चाहते, बिकॉज बिल्कुल। दोनों की इकोनॉमी इफेक्ट होगी। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए कि एक जियोपॉलिटिक्स एक एक ऐसा पेचीदा खेल है जी जिसको लॉजिक जिसको लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो आपका दुश्मन है, आप उसके साथ ट्रेड क्यों करेंगे, मुझे आप बताइए। बिल्कुल सर। बट आप फिर भी कर जाहिर रहे सी हैं। बात है। जी तो ये जो आपके स्टूडेंट्स हैं जियो पॉलिटिक्स के, जो आपके चैनल को फॉलो करते हैं, उनको भी इस अ, बारीकी का एनालिसिस देना बहुत जरूरी है कि जियो पॉलिटिक्स में इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू फॉलो or you go against your enemy in all areas. जी जो एरियाज आपको सूट करते हैं आप उसको पिक करेंगे, जो एरिया आपको सूट नहीं करते आप उसको नहीं पिक करेंगे। हम शक्सगाम वैली के बारे में भी जी सुनते हैं कि चाइना वहां पे क्या कर रहा है, लोग मीडिया का बोलती है कि इंडिया के ऊपर एक थ्रेट आने वाली है सियाचिन के ऊपर। ये सारी कहानियां हैं, बट ग्राउंड रियलिटीज आर वेरी वेरी डिफरेंट।
तो इट इज वेरी जी इंपॉर्टेंट, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग चैनल्स में आके इसका क्लैरिफिकेशन दे कि भाई व्हाट इज द रियलिटी, बिकॉज एक रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है। अगर जी सर। आपने एक इंडो पैसिफिक में अगर आपने देखा कि चाइना क्या कर रहा है, एक फ्रीडम ऑफ बिल्कुल। नेविगेशन को रोक रहा है, दूसरे देशों के शिप्स को रोक रहा है। जी आज साउथ चाइना सी की क्या सिचुएशन है? जी जी स्प्रॉटली आइलैंड्स, और जहां पे चाइना ने अपना मिसाइल बेस लगा रखा है, पूरी जी जी उस जी तैवान को वो स्प्राइटी आइलैंड्स कंट्रोल करता है। पैरासिल आइलैंड्स जो आपका इंडोनेशिया के पास है, और उस पे जी भी चाइना ने आउटपोस्ट लगा रखे, 7 आउटपोस्ट है चाइना के उस आइलैंड। तो वो ठीक है किसी को साउथ सर। चाइना सी में घुसने नहीं देगा। और जी जितने भी 7-8 देश हैं जो आज साउथ चाइना सी का हिस्सा है, दे आर फीलिंग थ्रेटेंड because the freedom of navigation of these countries has been stopped by China। और आप जानते ठीक हैं कि ठीक है। 90% का वर्ल्ड ट्रेड सी के थ्रू होता है। तो ठीक है। चाइना ने मेरे को रियलाइज किया है। दो हाँ, दो पॉइंट यहाँ पे मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। आपने आउटपोस्ट की बात की, मिलिट्री पोस्ट की बात की। मैं 2-3 पोस्टें, 2 से ज्यादा बल्कि 8-10 पोस्टें और देखता हूँ। मैं कॉक्स बाजार में भी एक पोस्ट देखता हूँ चीन की। मैं कोको आइलैंड में भी ये नहीं नकार सकता कि वहां पर पोस्ट नहीं है। मैं हम्बनटोटा में भी पोस्ट देखता हूँ। मैं माले में भी एक पोस्ट देख रहा हूँ। तो चीन को क्या स्क्वाड की तरफ जाकर या ऑकस की तरफ जाकर क्या ये जवाब नहीं दिया जा सकता है कि अगर आप हमारे खिलाफ पोस्टें बना रहे हो तो हम आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं? इसका जवाब दीजिएगा सर थोड़ा। क्योंकि हर एक देश दूसरे देश की स्ट्रेटेजी को काउंटर करता है। जी आज जी जी चाइना ने अगर अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव को आगे लेके गया है और 150 कंट्रीज को जी इसने शामिल किया है बेल्ट रोड इनिशिएटिव में। और आपको याद है लास्ट ईयर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी चाइना के अंदर ही, बीजिंग जी में, जी जी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के ऊपर सारे देश आए थे। तो बेसिकली ये दो सुपर पावर्स की लड़ाई है, और इसमें ओके मोहरा है फिलीपाइंस, मोहरा है जापान, और ये जी जितने भी देश साउथ कोरिया की बात करते हैं सबकी बात, ये एक ठीक मोहरा है है जो यूनाइटेड जी स्टेट्स के नेशनल एम को आगे लेके जाए। ओके सर अच्छा, अब इन देशों को क्या जरूरत पड़ी है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हाथ मिलाने के लिए? वो उनको ये जरूरत इसलिए पड़ी है बिकॉज वो अपने आप में सक्षम नहीं है चाइना का मुकाबला करने के। ओके तो तो उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहिए। और चाइना ने अपने हाथ, देखो आपने खुद बताया, कोको आइलैंड्स, मालदीव्स, हबन टोटा, और अगर आप चिटागोंग पोर्ट भी इंक्लूड कर लें इसमें, और आप ग्वादर भी इंक्लूड कर लें इसमें, और आप इसको ईरान में जो चाबार पोर्ट है उसको भी इंक्लूड कर लें, और आप अगर आप अफ्रीका की तरफ आ जाए तो उसको वहां पर भी उनकी आप उसको इंक्लूड, कंबोडिया है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत हाँ, ज्यादा। और डिजिबूती को भी इंक्लूड कर ले। सो ये एक पूरा गेम प्लान है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज थ्रू सी, और जो जी कंट्री वर्ल्ड ट्रेड को इन्फ्लुएंस कर सकता है वो ही वर्ल्ड लीडर बनेगा। सो जी। अभी और ये, चीन बस जी 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 हाँ, तो काफी अगले चीजें आपने डिकेड, बहुत अच्छे से सुनी। और जी और कंप्लीट करिए। अगले डिकेड में जी यही लड़ाई है। बिकॉज यही रशिया को तो आप अलग कर दीजिए, बिकॉज रशिया अभी वो अपना स्तर एक्चुअली खो चुका है और काफी वीकेंड ठीक है। हो चुका है। अभी बस लड़ाई मेरे खाली, ये दो आखिरी सवाल यहीं से आ रहा है मेरा सर, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप ही के जवाबों से मैंने 2 सवाल निकाले हैं, माफी चाहूंगा।
एक आपने एक टर्म यूज की अभी कि ऑस्ट्रेलिया बहुत वीक हो गया है और इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। थोड़ी देर पहले सर आपने कहा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से अभी भी 70% जो हमारे हथियार हैं उसकी इक्विपमेंट अभी भी वहां से आ रहे हैं। रशिया हथियारों की बात करें तो 45%, रशिया के हाँ साथ 45% अभी वेपन्स में ही से आ रहे हैं। रशिया के साथ, हाँ रशिया से ही, रशिया से 75-76% वेपन के इक्विपमेंट और 45-46% हमारे जो वेपन है वो रशिया से ही आ रहे हैं। वो एक तरफ चीन का जूनियर पार्टनर भी दिखाई पड़ रहा है, दूसरी तरफ हमारे और उसका डिफेंस, हमारा जो डिफेंस है वो सब कुछ उसके ऊपर ही डिपेंड है, रूस के ऊपर। इन फ्यूचर जैसा दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले वक्त में तय है कि टकराव होगा। क्या वाकई में आपको लगता है कि रूस खुलकर हमारे साथ आ पाएगा या चीन पे प्रेशर बना पाएगा, या फिर हमें आज से ही एक अलग रास्ते पे जाना होगा, सोचना होगा इसके लिए? तो बहुत ही सर्चिंग क्वेश्चन है ये। और मेरे असेसमेंट में रशिया इंडिया के साथ नहीं आएगा अगर चीन के साथ लड़ाई, बिकॉज एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो चीन और रशिया की बन रही है, यूएस को काउंटर करने के लिए रशिया उसको किसी भी हालत में उसको अफेक्ट नहीं होने दे। अब जी अब मुझे बताओ कि रशिया को इंडिया की क्या जरूरत बिल्कुल सर। है? रशिया को इंडिया की जरूरत है क्योंकि एक वर्ल्ड मार्केट इंडिया में है और इंडिया जी से रशिया को काफी ट्रेड मिलता है। जी और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगने के बाद भी इंडिया रशिया से सामान ले रहा है, तो रशिया की इकोनॉमी अच्छी चल रही है। और चाइना भी जी ले रहा है। आप चाइना बिल्कुल सर। को भूल गए कि चाइना का ऑयल एक्सपोर्ट और ऑयल इंपोर्ट ऑलमोस्ट 40% बढ़ गया है पिछले एक साल में रशिया के थ्रू। बिल्कुल तो सर। तो एक रशिया, जब इन देशों की लड़ाई होगी, रशिया अपने आप को दूर रखे, जी ना तो चाइना को सपोर्ट करेगा ना तो इंडिया को सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। और जो रशिया की ट्रेड ऑब्लिगेशंस है वो रशिया उसको फुलफिल करेगा, बिकॉज वो एक हमारा ट्रस्टेड एलाई रहा हुआ है। तो जी एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया को आने वाले वक्त में अपने आप को सेल्फ रिलायंट करना पड़ेगा। अपने कंधे पर ही बंदूक रखकर बिल्कुल। चलानी होगी। हाँ। ना अमेरिका का कंधा मिलेगा, ना जापान का, बिल्कुल। ना फिर रूस का। किसी का लेकिन कंधा नहीं मिलने वाला है राजेश जी, किसी का कंधा नहीं मिलने वाला। जी सर, लेकिन बहुत सारी चीजें आज बहुत मेरे दर्शकों को साफ हुई होंगी, खासकर क्वेड को लेकर और रूस को लेकर जो आपने स्टेटमेंट, जो जानकारी दी है वो बेहद चौंकाने वाली थी। लेकिन शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया और तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया सर। थैंक यू। जय हिंद सर, राजन कोचर सर, थैंक यू। राजेश जी, जय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।